हेलो। देखिए, एविडेंस में आपका सामान्य बातें चल रही थी कल, और सामान्य बातें आपका बात न करिए भाई, लगभग आपका समाप्त हो गई हैं। अब आपका देखिएगा, अब आपका जो एविडेंस में चलना है आपका, चूंकि एविडेंस में 3 भाग हैं तो तीसरा भाग हम शुरू करने वाले हैं। और तीसरा भाग आपका है, पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि एविडेंस के भाग 3 में क्या दिया गया है और कहाँ से कहाँ तक है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। तो एविडेंस के भाग 3 में साक्ष्य का पेश किया जाना और उसका प्रभाव दिया गया है, पहला क्वेश्चन। दूसरा भाग 3 किस धारा से किस धारा तक है, तो आपका जवाब रहेगा 101 से लेकर और 167 तक। किस अध्याय से किस अध्याय तक है, अगर नया क्वेश्चन बन जाए तो अध्याय 7 से लेकर और आपका कह सकते हैं कि अध्याय 11 तक है, यानी कि 7 से लेकर 11 हो सकता है पूछ ले। आइए अध्याय 7 से भी आपका 2-3 क्वेश्चन बन ही जाता है, 2 या 3 क्वेश्चन इस अध्याय से बनेगा, यानी कि कभी काल 4-4 क्वेश्चन भी बन चुका है, लेकिन 2 तो निश्चित बनता है और अधिकतम 3 भी बन सकता है। अध्याय 7 है आपका सबूत के भार के विषय में, सबूत के भार के विषय में, यानी कि कौन सबूत का भार का मतलब हुआ, भार मतलब दायित्व, और सबूत का मतलब ये है कि प्रमाण, यानी कि किस पक्षकार पर इस बात का दायित्व होगा कि वह प्रमाण पेश करे। इस बात का उल्लेख ही इस अध्याय में किया गया है। सेक्शन 101 से लेकर 114A तक में दिया गया है। तो ये जानिए कि किस पक्षकार पर ये दायित्व होगा कि वह प्रमाण दे, यही आपका बताया जाएगा। तो यहाँ आपका तोड़ लेना चाहिए। पहला तोड़ना है नियम, कि सबूत के भार के बारे में जो रूल दिया गया है, नियम दिया गया है, वह 101 से लेकर 105 तक, और जो एक्सेप्शन चलेंगे, यानी कि नियम के विरोधी नियम चलेंगे, वह 106 से लेकर 114 ए तक चलेंगे, पहला नियम। दूसरा 101 का स्पेशल अपवाद 106 है, यानी कि 106 किसका अपवाद है स्पेशल, 101 का। और एक से हेलो।
देखिए आपका ये शुरुआती दौर से भी आपका क्वेश्चन बनता है और इधर आपका इलस्ट्रेशन से सतर्क रहना है और दृष्टांत भी बनते हैं ज़्यादा और कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी बनते हैं। तो फिर एक बार देखा जाए इसको कि प्रमाण का दायित्व किस पर होगा, ये चैप्टर यहीं बताएगा। तो 101 से लेकर 105 तक की धाराएं प्रमाण या सबूत के भार के बारे में जनरल रूल बताती हैं, सामान्य नियम बताती हैं, जबकि एक्सेप्शन यानी कि इस नियम का विरोधी नियम 106 से लेकर 114 ए तक में है। पहला नियम ये याद रखना है। 106 101 का स्पेशल अपवाद है और सबका अपवाद आपका 107 से लेकर 114 ए तक है। 107 से लेकर 114 ए तक में प्रिजम्पशन के बारे में है, उपधारणा के बारे में। अब आइए सबूत का भार क्या होता है, यह किस पर होता है। तो पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि अगर वादी ने प्रतिवादी के खिलाफ मुकदमा किया तो सामान्यतः सबूत का भार किस पर 101 में होगा, वादी पर। और अगर अभियोजन ने या किसी परिवादी ने अभियुक्त के खिलाफ मुकदमा किया है तो ये भी पूछा जाता है आपराधिक मामलों में सबूत का भार किस पर होगा, अभियोजन पर कि अभियुक्त पर कि दोनों पर। दोनों ना मारिएगा, किस पर, अभियोजन पर। आपका प्रोसिक्यूशन पर होगा या परिवाद किया गया है तो परिवादी पर। इसके लिए सेक्शन 101 देखा जाए। 101 की जहां तक बात है, ये सब हेडिंग आपका सतर्क रहना है। सबूत का भार 101 में है। ये सबूत का प्रारंभिक भार होता है, ये कभी नहीं बदलता, याद रख। यह एक कानूनी बाध्यता है, ये कभी नहीं बदलता। यह भार उस व्यक्ति पर होता है, यानी कि प्रमाण न्यायालय को संतुष्ट करने या न्यायालय में प्रमाण देने का भार उस व्यक्ति पर होता है जो व्यक्ति न्यायालय से किसी तथ्य के बारे में निर्णय चाहता है कि न्यायालय इस फैक्ट के बारे में क्या दे दे, निर्णय। यह भार सदैव स्थिर रहता है, यह कभी बदलता नहीं है। इसे कहा जाता है मामले को स्थापित करने का भार, यानी कि कम से कम आप इतना तो साक्ष्य दीजिए जिससे न्यायालय को लगे कि आपके मामले में कुछ क्या है, दम है। ये प्रारंभिक भार होता है। इंग्लिश वर्जन भी पूछा जाता है, इसे कहा क्या जाता है। तो जो इंग्लिश वर्जन है आपका, वो भी याद रखना है। इसे फैक्टा प्रोबांडी कहा जाता है, यानी कि फैक्टा प्रोबांडी या फैक्टो प्रोबांडी। तो फैक्टो प्रोबांडी का मतलब हुआ तथ्य को स्थापित करने का दायित्व। या फैक्टो प्रोबांडी पूछे कि किस धारा में ये सिद्धांत समाहित हैं, 101 में। ये सिविल मामलों में 101 में जो प्रारंभिक भार होता है वह वादी पर सामान्यतः होता है, जबकि क्रिमिनल मामलों में प्रोसिक्यूशन या अभियोजन पर। अब आइए मैक्सिम भी हो गई। अब आइए देखा जाए आपका 101 का बेयर एक्ट देखा जाए और फिर जो हमने सिद्धांत बताए हैं उन सिद्धांतों पर भी एक उदाहरण देखा जाएगा। बेयर एक्ट की भाषा देखिए। सबूत का भार, सबूत का मतलब प्रमाण, भार मतलब दायित्व। प्रमाण का दायित्व किस पर होगा। तो जो कोई न्यायालय से यह चाहता है कि न्यायालय किसी ऐसे विधिक अधिकार या लाइबिलिटी या दायित्व के बारे में निर्णय दे जो उन तथ्यों यानी कि उन बातों के अस्तित्व पर यानी निर्भर कर हैं जिन्हें वह प्रख्यात करता है, यानी कि जिनको वह न्यायालय के सामने रखता है,
उसे साबित करना होगा कि उन तथ्यों का अस्तित्व है। यानी कि अगर ए चाहता है कि न्यायालय बी को चोरी के लिए दंडित करे, तो वे तथ्य साबित करने होंगे जिसके आधार पर ए चाहता है कि न्यायालय बी को चोरी के लिए दंडित किया जाए। इसमें सबूत का भार किस पर होगा? अभियुक्त बी पर होगा कि ए पर होगा? ए पर, क्योंकि वही तो चाहता है कि न्यायालय अभियुक्त को क्या करे? चोरी के लिए दंडित। तो अभियुक्त ने चोरी की, इस बात को प्रूफ करने का दायित्व 101 में किसका होगा? आपका अभियोजन पर, यानी कि ए पर, यानी कि जो न्यायालय से ये मांग करता है। प्रख्यात माने मांग करता है। उदाहरण आपका क न्यायालय से चाहता है कि ख को उस अपराध के लिए दंडित करने का निर्णय दे जिसके बारे में क कहता है कि वह ख ने किया है। तो सबूत का भार 101 में किस पर होगा? क पर होगा। क्यों? क्योंकि ये न्यायालय से ख को दंडित करने की क्या कर रहा है? मांग, अभियोजन पे। दूसरा, क न्यायालय से चाहता है कि न्यायालय उन तथ्यों के कारण जिनके सत्य होने का वह प्रत्याख्यान करता है, माने मांग करता है, और ख प्रत्याख्यान यानी कि डिनाई करता है, यह निर्णय दे कि वह ख के कब्जे में की अमुक भूमि का हकदार है। यानी कि ये कहता है कि हजूर, जो कब्जा जिस भूमि पर बी का कब्जा है उस भूमि का मैं हकदार हूँ। तो बताइए, हकदार ए है कि नहीं? इस बारे में सबूत का भार ए पर होगा कि बी पर? ए पर। क्यों? क्योंकि न्यायालय से वो अधिकार की क्या कर रहा है? मांग। तो अगर ए अपना हक साबित नहीं कर पाया तो बी कब्जा बनाए रखने का हकदार होगा, और कब्जे के आधार पर 110 एविडेंस के तहत किसकी उत्पत्ति हो सकती है? स्वामित्व की। क्योंकि कब्जा स्वामित्व का प्राइमा फेसाई क्या होता है? एविडेंस। 110 भी जोड़कर पढ़ना है। यहाँ जो आपका क्वेश्चन बनता है वह कभी काल दृष्टांत में देख रहा था दिया है और निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है। तो ये दो दृष्टांत देगा और एक और दृष्टांत भरमाने वाला, और उपर्युक्त सभी दे देगा या इनमें से कोई नहीं। तो सतर्क रहिएगा। पहला दृष्टांत क्रिमिनल मामलों का था, दूसरा सिविल मामलों का था। यानी कि 101 का नियम सिविल में लागू होगा कि क्रिमिनल की? दोनों। अब आ जाइए 101 में। जो ये नियम है इसका स्पेशल आपका एक्सेप्शन है 106। तो तुरंत आपको 106 पढ़ लेना है और क्वेश्चन यहाँ से भी खूब बनता है। रेस एप्साला क्वीटर, भाई याद करके जाइएगा। रेस एप्साला क्वीटर का सिद्धांत एविडेंस की किस धारा में है? 106 में। घटना अपनी कहानी स्वयं कहती है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, या घटना स्वयं बोलती है, परिस्थितियां स्वयं बोलती हैं। यानी कि घटना ये बताती है कि ये घटना विपक्षी के दोष के कारण घटी। तो ऐसी दशा में सबूत का भार किस पर चला जाएगा? विपक्षी पर। फिर एक बार याद रखें, जैसे कि ट्रेन का टिकट है, एक व्यक्ति है ए, बिना टिकट यात्रा करते हुए पकड़ा जाता है। वह टिकट लिया था कि नहीं, इस बात को साबित करने का भार अभियोजन पर नहीं होगा बल्कि किस पर होगा? यात्री पर होगा। ये पूछा जाता है दृष्टांत, क्योंकि यह एक ऐसा तथ्य है, यह एक ऐसी बात है जो स्पेशल रूप से या विशेषतः आपका यात्री को ही ज्ञात हो सकती है कि वह टिकट लिया था कि नहीं। तो विशेषतः ज्ञात तथ्य के सबूत के भार के बारे में, यानी कि विशेषतः ज्ञात तथ्य के बारे में सबूत का भार किस पर होगा? तो जिसको
वह विशेषतः ज्ञात तथ्य का क्या हो, ज्ञान हो। तो भाई टिकट वाले में कौन जान सकता है विशेष रूप से कि वह टिकट लिया था कि नहीं, तो आपका कौन जान सकता है, यात्री। तो सबूत का भार किस पर होगा, यात्री पर। तुरंत 106 भी पढ़ लिया जाए, 1 मिनट और 2 मिनट। 106 में देखिए हम डिटेल में थोड़ा इसको कर दे रहे हैं आपका। 106 निकाल लीजिए भाई, पूछा जाता है इस विशेषतः ज्ञात तथ्य को साबित करने का भार। मैक्सिम याद रखिएगा, रेस एप्सा लाक्विटर मैक्सिम है। देखिए एक लाइन का है, जबकि कोई तथ्य विशेषतः किसी व्यक्ति के ज्ञान में है, यानी कि वही व्यक्ति जान सकता है कि घटना कैसे घटी, तो उस तथ्य को न्यायालय में साबित करने का भार उसी व्यक्ति पर होगा। यानी कि घटना अपनी कहानी स्वयं कहती है, यानी कि घटनाएं बोलती हैं। घटना ये बता देती है कि तुम्हारा दोस्त था, ये प्राइमा फेसाई दिखाई दे रहा है कि तुम क्या हो, दोषी हो, तो तुम साबित करो कि तुम दोषी नहीं हो। ये आपका किस धारा में जाएगा, 106। अब 106 में जो उदाहरण दिया जाता है, एक तो टिकट का उदाहरण हम अभी बताएंगे, दूसरा अभिरक्षा में मृत्यु, यानी कि आपका पुलिस अभिरक्षा में किसी की मृत्यु हो जाती है, तो ये पुलिस वाले ही तो बता सकते हैं कि कैसे मृत्यु हुई, हम आप कहाँ बता सकते हैं। इसके बाद कैदी का भागना, कोई कैदी था पुलिस अभिरक्षा से भाग गया, तो ये भी विशिष्ट ज्ञात तथ्य हैं। फिर दहेज हत्या हो गई, कि डावरी डेथ कैसे हुई, महिला की डेथ आपका ससुराल में, ये भी केवल पति और पति के नातेदार ही बता सकते हैं। तो ये भी एक कैसा तथ्य है, विशेषता ज्ञात तथ्य। दो दृष्टांत दिए गए हैं, देखिए। जबकि कोई व्यक्ति किसी कार्य को उस आशय से भिन्न किसी आशय से करता है जिसे उस कार्य का स्वरूप और परिस्थितियां इंगित करती हैं, तब उस आशय को साबित करने का भार उस पर है। अब देखिए, मान लीजिए ये एक व्यक्ति है, चुराया हुआ माल उसके पास बरामद होता है और वह परिस्थितियां ऐसी हैं कि लगता है कि यह जानते हुए चुराया हुआ माल पाया है। तो अब आपका जब वह माल खरीदा था, तो उसका आशय दुर्भावना था कि सद्भावना का, यानी कि क्या उचित सतर्कता और सावधानी बरता था। तो ये विशिष्टता ज्ञात तथ्य हैं, वही जान सकता है। तो अगर वह साबित कर दे कि हजूर हम दुर्भावना में नहीं सद्भावना में कार्य किए, देखिए 1,000 का मोबाइल था, तो बारगेनिंग हमने किया, तब 950 में मिला। अगर मैं जानता कि ये चोरी का है, तो 100-200 में क्या करता, मैं खरीद लेता। अतः जो ये इरादा हमारा बताया जा रहा है कि दुर्भावना का था, दुर्भावना नहीं बल्कि क्या था, सद्भावना। तो सद्भावना किसको साबित करना पड़ेगा, चोर को, जिस पर कि चोरी का क्या लगा है, इल्जाम, कि चोरी का माल खरीदा पाया है। दूसरा टिकट वाला उदाहरण है, ख पर रेल से बिना टिकट यात्रा करने का आरोप है। यह साबित करने का भार किस पर होगा, कि उसके पास टिकट था। अभियोजन पर कि यात्री पर, या यानी कि अभियुक्त पर होगा, अभियुक्त पर, क्योंकि ये विशिष्टता क्या है, ज्ञात तथ्य। इसके बाद फिर 102 आ जाइए। 102 धारा बैक होइए, ये तो 101 का स्पेशल अपवाद था। 102 में है, सबूत का भार किस पर होता है। तो पहला आपको सतर्क ये रहना है कि बेरेक की भाषा पर सतर्क रहना है। अगर केवल सबूत का भार दे तो 101 मार कर आइए, और जैसे ही दे आपका कि सबूत का भार किस पर लाई करेगा, सबूत का भार किस पर होता है, तो 101 नहीं, 102। 102 के तहत जो सबूत का भार है, ये साबित करने का भार कहलाता है। ये सदैव बदलता रहता है। 101 वाला स्थिर रहता है, लेकिन 102 वाला क्या होगा, सदैव बदलता रहता है।
तो आपका 102 में ओनस प्रोबांडी है। सिद्धांत भी पूछा जाता है ओनस प्रोबांडी, यानी कि आपका 102 में जो सबूत का भार है इसे साबित करने का भार या दायित्व कहते हैं। ये हमेशा बदलता रहता है, कभी कभी न मार दीजिएगा। 102 वाला सदैव क्या होता है, बदलता रहता है। यह उस विशेष समय पर उस व्यक्ति पर होता है जो असफल हो जाएगा अगर दोनों तरफ से एविडेंस उस समय विशेष पर न आए। मैंने स्टेज देखा जाएगा, जैसे ए ने साक्ष्य पेश किया, अब ये देखा जाएगा कि कौन विफल अब हो जाएगा, बी। तो 20 पर सबूत का भार, बी ने अपनी ओर से साक्ष्य थोड़ा अधिक पेश किया। अब देखा जाएगा कौन विफल हुआ, ए हो जाएगा। तो सबूत का भार किस पर, ए पर। एक से अब कहा जाएगा तो अब कौन विफल हो जाएगा, बी। तो सबूत का भार हमेशा, ये सबूत का प्रारंभिक भार नहीं है। जब दोनों पक्षकार न्यायालय के सामने आ जाते हैं और अपने अपने साक्ष्य प्रस्तुत करने लगते हैं, तब यह आपका धारा लागू होती है। ये साबित करने का भार है। अब 100 इसको ओनस प्रोबांडी कहते हैं। बेरेक देखिए 102 में दृष्टांत भी पूछा गया है। आपका 102 बेरेक की भाषा भी कवर करनी है और दृष्टांत भी याद रखना है। सबूत का भार किस पर होता है, तो किसी वाद या कार्यवाही में सबूत का भार यानी कि प्रमाणित करने का दायित्व उस व्यक्ति पर होता है जो असफल हो जाएगा यदि दोनों में से किसी भी ओर से कोई भी साक्ष्य न दिया जाए। तो बताइए, जब एक दोनों पक्षकार न्यायालय के सामने आ जाते हैं, अपना अपना साक्ष्य पेश करते हैं, तब ये धारा लागू होगी कि केवल एक पक्षकार आता है तब दोनों आ जाते हैं। ये सबूत का प्रारंभिक भार नहीं है, बल्कि ये साबित करने का भार है। ये हमेशा बदलता रहता है। इसे हम क्या कहते हैं, ओनस प्रोबांडी। मैक्सिम भैया 3 मैक्सिम बता दिया मैं। एक आपका 101 में फैक्टो प्रोबांडी, 102 में ओनस प्रोबांडी, 106 में रेस एप्सा लाक्विटर। ऐसे याद करिए। इस समय कम समय में ही तरीका है आपका कम समय में याद करने का। अब देखिए आपका इसमें दृष्टांत पूछा जाता है, ख पर उस भूमि के लिए क वाद लाता है जो ख के कब्जे में है और जिसके बारे में क प्राख्यान यानी कि मांग करता है कि वह ख के पिता ग की बिल द्वारा क के लिए दी गई थी। तो ऐसी दशा में अब ये आया कि सबूत का भार किस पर होगा। तो अब आइए, मान लीजिए ए एक व्यक्ति है, बी पर मुकदमा करता है कि बी के पास जो कब्जे में जमीन है ये मुझे दिया जाए, क्योंकि बी के पिता सी ने मुझे वसीयत के माध्यम से इस जमीन को ट्रांसफर किया था। तो अब आइए, अगर दोनों तरफ से साक्ष्य न दिया जाए तो बी जीतेगा, ए हारेगा, यानी कि बी अपना कब्जा बनाए रखने का हकदार होगा, ए हार जाएगा। तो सबूत का भार किस पर होगा, कौन न्यायालय में प्रमाणित करे कि हाँ वसीयत द्वारा ये भूमि हमें मिली थी, ए पर। और नहीं तो बी अपना कब्जा बनाए रखने का क्या होगा, हकदार, क्योंकि पहले से वह क्या है, कब्जाधारी। तुरंत 110 याद रखिए और कब्जे के आधार पर वह क्या हो जाएगा, स्वामी। तो आइए 103 आ जाइए। धारा 103 विशिष्ट तथ्य के बारे में सबूत का भार। तो हल्का सा ही अंतर है। देखिए आपका ये जो आपका 106 है और 103 है, ये हल्का सा ही अंतर है। 103 में विशिष्ट तथ्य के बारे में सबूत का भार है, 106 में एक शब्द जोड़ गया है बीच में, विशेषता ज्ञात तथ्य। तो अब समस्या ये आई कि विशिष्ट तथ्य और विशेषतः ज्ञात तथ्य में अंतर क्या है। तो विशिष्ट तथ्य का मतलब ये हुआ स्पेशल फैक्ट,
और विशेषता ज्ञात का मतलब ये हुआ 106 में कि केवल और केवल वही व्यक्ति जान सकता है कि घटना कैसे घटी, जबकि 106 में 103 में ये विशिष्ट तथ्य हैं दूसरे व्यक्ति भी जान सकते हैं। तो विशिष्ट तथ्य कौन कौन होते हैं? एक तो 3-4 उदाहरण देखना है, बेयर एक्ट का उदाहरण कवर करना है, और एक उदाहरण आपका या तो स्वीकृति का पूछा जा सकता है या संस्वीकृति का, और आपका दूसरा सेक्शन 11 का पूछा जाता है, प्ली ऑफ एलिबाई। तो आप पहले बेयर एक्ट देख लिया जाए, तब 3-4 उदाहरण पर अच्छे से तैयार रखिएगा। 3-4 उदाहरण बेयर एक्ट देखिए। किसी विशिष्ट तथ्य के सबूत का भार उस व्यक्ति पर होता है जो न्यायालय से यह चाहता है कि न्यायालय उसके अस्तित्व के बारे में बिलीव करे, विश्वास करे, जब तक कि किसी विधि द्वारा यह उपबंधित न हो कि उस तथ्य के सबूत का भार किसी विशिष्ट व्यक्ति पर होगा। यानी कि कानून अगर अलग से नहीं कहता तो किस पर विशिष्ट तथ्य को साबित करने का भार होगा? जो न्यायालय से चाहता है कि न्यायालय इस स्पेशल फैक्ट पर, मैंने इस, हाँ, आपका इस विशिष्ट तथ्य पर, स्पेशल फैक्ट पर विश्वास करे। अब 3-4 स्पेशल फैक्ट दिखाइए और यही क्वेश्चन आपका बनता है समस्यात्मक। पहला सेक्शन 11 में प्ली ऑफ एलिबाई दिखाइएगा, फिर आपका धारा 17 में एक एडमिशन का उदाहरण, और फिर कन्फेशन यानी कि संस्वीकृति का उदाहरण। 3 उदाहरण जरूर पकड़े रहिएगा। मैं बता दूं, एक आपका कौन, प्ली ऑफ एलिबी का 11, दूसरा एडमिशन 17 धारा, और 24 से 30 आपका एक उदाहरण आएगा, और वह कन्फेशन। अब देखिए, ए बी पर 5,000 रुपये के लिए मुकदमा लाता है और न्यायालय से ये कहता है कि हजूर बी ने सी से इस बात को स्वीकार किया था, यानी कि स्वीकृति की थी कि वह ए से 5,000 रुपया लिया है। यह एक 103 में विशिष्ट तथ्य है। चूंकि ए न्यायालय से कहता है कि न्यायालय बी द्वारा सी से की गई स्वीकृति पर विश्वास करे, तो इस स्वीकृति को प्रूफ करने का दायित्व किस पर होगा? ए पर कि बी पर कि सी पर? तो कौन चाहता है? ए। तो सबूत का भार किस पर होगा? ए पर। भाई कौन विश्व कहता है कि न्यायालय विश्वास करे एडमिशन पर? ए। दूसरा उदाहरण कन्फेशन का पूछा जाता है। ए चाहता है कि जो अभियुक्त बी है, न्यायालय यह विश्वास करे कि बी ने सी से अपना अपराध स्वीकार किया था। तो बी ने सी से अपना अपराध स्वीकार किया। ये कौन चाहता है कि न्यायालय इस पर बिलीव करे? ए। तो सबूत का भार कि बी ने कन्फेशन ए सी से किया था, सबूत का भार किस पर होगा? ए पर। भाई ए पर होगा। अब आइए, ये चाहता है कि न्यायालय इस बात में विश्वास करे कि जिस समय घटना हुई थी मैं घटना स्थल से बहुत दूर था, यानी कि प्ली ऑफ एलिबी या अन्यत्र होने का अभिभाग का बचाव ले रहा है। तो अन्यत्र होने का अभिभाग ले रहा है, तो इस बात को कोर्ट में साबित करने का दायित्व या भार किस पर होगा? ए पर। क्योंकि जो व्यक्ति चाहता है कि न्यायालय इस विशिष्ट तथ्य में क्या करे? विश्वास। अब आसान हो जाएगा आपका। बेरेट की भाषा देख लिए। अब देखिए आपका इसमें जो आते हैं उदाहरण, थोड़ा सतर्क रहना है। जैसे कि आपका उतावलापन हो गया, उपेक्षा हो गया, एलिबिक हो गया, एडमिशन हो गया, कन्फेशन हो गया। अब आपका दो दृष्टांत दिए गए हैं और दोनों दृष्टांत वैसे हमने बता दिए हैं, लेकिन फिर एक बार बेरेट की भाषा में बताया जाए। एक प्ली ऑफ एलबी भी हमने बता दिया और एक एडमिशन या कन्फेशन भी। तो पहला दृष्टांत आपका कह सकते हैं कि कन्फेशन का है और दूसरा दृष्टांत आपका एलबी का। देखिए कन्फेशन पूछा गया है कई बार, ये दृष्टांत भाई सतर्क रहिएगा।
ख को क चोरी के लिए अभियोजित करता है, यानी कि ए बी के खिलाफ चोरी का मुकदमा करता है और न्यायालय से यह चाहता है, अब चाहता माने ए चाहता है न्यायालय से कि न्यायालय यह बिलीव करे, यह विश्वास करे, यानी कि इस विशिष्ट तथ्य को माने, किस विशिष्ट तथ्य को, कि ख ने यानी कि बी ने चोरी की स्वीकृति ग से की। यहाँ स्वीकृति का मतलब कन्फेशन, यानी कि यहाँ एडमिशन का मतलब क्या हुआ, तो एडमिशन ही कन्फेशन में कन्वर्ट हो जाता है अगर वह एडमिशन किसी अपराध के अभियुक्त द्वारा किया गया हो और उसके द्वारा अपना अपराध क्या किया गया हो, स्वीकार। यानी कि प्रत्येक स्वीकृति संस्वीकृति नहीं होती, लेकिन प्रत्येक संस्वीकृति क्या होती है, स्वीकृति। तो स्वीकृति कब संस्वीकृति में कन्वर्ट होगी, जब किसी अपराध का अभियुक्त व्यक्ति अपने द्वारा किए गए अपराध को क्या करे, स्वीकार। तो यहाँ एडमिट कर रहा है। तो अगर ए कहता है कि बी ने सी से चोरी का किया जाना स्वीकार कर लिया है, न्यायालय इस बात पर बिलीव करे, तो ये जो विशिष्ट तथ्य है कि बी ने सी से संस्वीकृति की थी, इस बात को न्यायालय में साबित करने का भार किस पर होगा, ए पर। और प्ली ऑफ एलबी अगर ये चाहता है कि हम दूर थे, तब किस पर होगा, ए पर। भाई प्ली ऑफ एलबी का कहिए तो उदाहरण बताया जाए, नहीं तो रहने दिया जाए। अब 104 आ जाइए। 104 से भी आपका क्वेश्चन बनता है। जब भी 104 पढ़िएगा, एक धारा जरूर कोरिलेट करके पढ़िएगा। वह सेक्शन आपका 136 का पढ़ना है और दो धाराएं और कोरिलेट करके पढ़िएगा। एक धारा आपका 63 और 65 एविडेंस की, और दूसरा 32 का क्लाज 1 पढ़िएगा। फिर हम बता दें। अब देखिए भी क्वेश्चन आपका बनता है। ये चाहता है कि न्यायालय ये चाहता है कि हजूर ये बी का मृत्युकालिक कथन है, आप स्वीकार कर लीजिए। तो मृत्युकालिक कथन स्वतंत्र नहीं है, ये एक और तथ्य पर निर्भर करता है, और वह तथ्य ये है कि यह साबित करिए कि जिस व्यक्ति का कथन है वह क्या हो गया है, मर गया। तो पहले क्या साबित करना पड़ेगा कि मर गया है, कि कथन ही प्रस्तुत कर देंगे, पहले मर गया है, उसके बाद आप क्या करिए, कथन। तो अब जब एक तथ्य दूसरे पर निर्भर करता है और कोई पक्षकार चाहता है कि न्यायालय इस तथ्य को स्वीकार करे जो किसी अन्य पर निर्भर है, तो जिस पर निर्भर है उसको साबित करने का भार किस पर होगा, तो जो न्यायालय से दूसरा तथ्य को स्वीकार करने की क्या कर रहा है, मांग। तो अगर ये चाहता है कि वह बी का मृत्युकालिक कथन न्यायालय में पेश कर दे, तो बी मर गया है, इस बात को साबित करने का भार किस पर होगा, ए पर, क्योंकि वही चाहता है। फिर आपका सेकेंडरी एविडेंस में भी अगर ए चाहता है कि न्यायालय उसका द्वितीयक साक्ष्य स्वीकार कर ले, तो धारा 65 में जो 7 दशा दी गई हैं, उन दशाओं में से किसी एक दशा में उसका मामला आता है, ये पहले साबित करना पड़ेगा। तो सबूत का भार किस पर होगा, ए पर, क्योंकि वही तो चाहता है कि द्वितीयक साक्ष्य क्या किया जाए, हमारा स्वीकार। तीसरा आपका 104 महत्वपूर्ण है आपका। फिर हम बता दें कि आपका 104 के नियम में छूट तो नहीं दी जा सकती, लेकिन इस नियम को शिथिल जरूर न्यायालय कर सकता है 136 का सहारा लेकर। तो साक्ष्य की ग्राह्यता के बारे में नियम कहाँ है, 136 में। ग्राह्य किया जाए कि नहीं, तो न्यायालय चाहे तो पहले मृत्युकालिक कथन या द्वितीयक साक्ष्य स्वीकार कर ले और कह दे कि आप मृत्यु को कब साबित करिएगा, बाद में। लेकिन शिथिल कर सकता है, छूट नहीं।
बाद में ही सही, हर हाल में ये साबित करना ही होगा कि जिस व्यक्ति का कथन है उसकी क्या हो गई है, मृत्यु। अब बेरेट की भाषा कवर करिए। वैसे मैं आपका बता दिया कंसेप्ट जो है। साक्ष्य को ग्राह्य बनाने के लिए जो तथ्य साबित किया जाना है उसे साबित करने का भार। देखिए, ऐसे तथ्य को साबित करने का भार जिसका साबित किया जाना किसी व्यक्ति को किसी अन्य तथ्य का साक्ष्य देने को समर्थ करने के लिए आवश्यक है, उस व्यक्ति पर है जो वह साक्ष्य देना चाहता है, यानी कि मृत्युकालिक कथन प्रस्तुत कर रहे हो। ये किसी अन्य पर निर्भर है कि वह व्यक्ति क्या हो गया हो, मर गया हो। तो मर गया है, यह बात कौन साबित करेगा? तो जो मृत्युकालिक कथन को न्यायालय में क्या करना चाहता है, साबित। तो अब दृष्टांत देखिए। दो दृष्टांत दिए गए हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बने हैं। वैसे मैं सभी दृष्टांतों को बता चुका हूँ उदाहरण में भी। ख द्वारा किए गए मृत्युकालिक कथन को क साबित करना चाहता है, तो बताइए सबूत का भार किस पर होगा कि ख मर गया है? क पर, क्योंकि कौन साबित करना चाहता है? क। इसके बाद ख किसी खोई हुई दस्तावेज की अंतर्वस्तु का द्वितीयक साक्ष्य देना चाहता है, तो ये किस पर सबूत का भार हो गया कि मूल खो गई है? क पर, क्योंकि वही आपका क्या देना चाहता है? द्वितीयक साक्ष्य। इसके बाद 105 बिहार पूछा भी गया था, ये भी हमेशा पूछा जाता है। यह साबित करने का भार कि अभियुक्त का मामला अपवादों के अंतर्गत आता है, किसी परंतुक में आता है या दंड की कम मात्रा में आता है, इस बात को साबित करने का भार अभियुक्त पर होगा। अब देखिए आपका क्या क्या पूछा जाता है। ये एक अभियुक्त है, वह न्यायालय से चाहता है कि न्यायालय इस बात में विश्वास करे कि जिस समय मैं अपराध किया था मैं अनसाउंड माइंड था। इस बारे में सबूत का भार कि अनसाउंड माइंड था किस पर होगा? अभियुक्त पर कि अभियोजन पर कि दोनों पर कि इनमें से कोई नहीं, अभियुक्त पर। यानी कि कंसेप्ट ये बना लेना है कि अगर अभियुक्त अपना बचाव लेना चाहता है तो इसके लिए जोड़ना पड़ेगा, या तो सामान्य बचाव लेना चाहता है, जनरल एक्सेप्शन, यानी कि धारा 76 से लेकर 106 तक का, या कोई विशिष्ट अपवाद, जैसे कि 499 में कितने अपवाद हैं आईपीसी में? 10, वो लेना चाहता है। या चाहता है कि हमारा मामला किसी धारा के अपवाद में आ जाए या परंतुक में, यानी कि आपका 300 का 5 अपवाद में आ जाए, या दंड की कम मात्रा में, यानी कि 302 में न आए, हमारा मामला किस में आ जाए? 304 में। तो इन बातों को साबित करने का भार न्यायालय में अभियोजन पर नहीं है, किस पर है? अभियुक्त पर। ये धारा, अगला क्वेश्चन जो बनता है, केवल और केवल क्रिमिनल मामलों में लागू होती है, सिविल में नहीं। तो केवल किस मामले में लागू होगी? आपराधिक में। सिविल से इसका कोई मतलब नहीं है। और याद रखिएगा, ये बहुत पूछा जाता है। अब एक दो उदाहरण, दो तीन देखिए ऐसे उदाहरण। ए एक अभियुक्त है जिस पर मानहानि का मुकदमा नहीं, बी एक अभियुक्त है जिस पर मानहानि का मुकदमा ए ने किया है। अभियुक्त बी चाहता है कि वह धारा 499 आईपीसी के 10 में से किसी एक अपवाद में अपना मामला सेट कर दे, तो ऐसी दशा में उन अपवादों को साबित करने का भार कोर्ट में किस पर होगा? अभियुक्त पर कि अभियोजन पर? अभियुक्त पर। क्यों होगा? क्योंकि ये कौन सी धारा बताती है? 105। दूसरा उदाहरण देखिए। एक 6 वर्षीय बालक है, वह अपराध किया है, तो 82 आईपीसी का वह बचाव ले सकता है। तो जिस समय बालक अपराध किया वह 7 वर्ष से कम था, इस बारे में सबूत का भार अभियोजन पर होगा कि उस बालक पर? बालक पर। बालक के वकील को साबित करना होगा
फिर आपका अगला ए एक अभियुक्त है अपराध का, वह ये बचाव लेता है कि आपका हमने तो न्यायालय के निर्णय का पालन करते हुए इस कैदी को फांसी पर लटका दिया, तो सबूत का भार ए पर होगा। और आईपीसी की धारा का वह बचाव ले रहा है 78 का। किसका? तो 76 से लेकर 106 में जितने बचाव हैं उनको साबित करने का भार अभियोजन पर नहीं, किस पर? अभियुक्त पर। उसके अलावा भी अगर कोई स्पेशल परंतुक में लाना चाहता है या प्रकोपन में लाना चाहता है, विशेष अपवाद में लाना चाहता है, सब मामलों में किस पर होगा आपका सबूत का भार? अभियुक्त पर। अब दृष्टांत देखिए, दृष्टांत वैसे कई दृष्टांत वैसे बता दिए गए, लेकिन बस एक बार जरूरी है कि जो लीगल दृष्टांत है उसको बताया जाए। 6-7 एक्स्ट्रा दृष्टांत भी बता दिए गए। देखिए, हत्या का अभियुक्त का अभिकथित करता है कि वह विकृतता के कारण जिस समय अपराध की आकार की प्रकृति जानने में असमर्थ था, तो हत्या जिस समय किया था वह पागल था, अनसाउंड माइंड था। इस बात को साबित करने का भार किस पर होगा? अभियुक्त पर, यानी कि ए पर, क्योंकि वही तो बचाव ले रहा है कि हम क्या थे। तो आईपीसी की धारा जोड़ते रहिए। कौन सी धारा? 84। दूसरा दृष्टांत देखिए, हत्या का अभियुक्त का अभिकथित करता है कि वह गंभीर और अचानक प्रकोपन के कारण आत्मनियंत्रण की शक्ति से वंचित हो गया था और मर्डर कर दिया, तो ये 300 के किस अपवाद का बचाव ले रहा है? पहले का। 300 का कौन सा अपवाद है? पहला, प्रोवोकेशन। तो बचाव ले रहा है, तो सबूत का भार 105 में अभियुक्त पर होगा कि वह साबित करे कि वह प्रकोपित हो गया था, कुपित हो गया था। जैसे कि हमारे आशीष भाई मिठाई अभी देखकर एकदम उत्तेजित हो गए और आकर लाउड स्पीकर पकड़कर आपका गाना गा ही दिए, और देखा देखी जिनका मन व्याकुल था गाना गाने के लिए लेकिन शर्मा रहे थे, वो भी 2-4 लोग क्या किए? तो भाई ये है कि उत्साह लोगों में बढ़ा। मौका भाई 5 सितंबर को दिया जाएगा और आप लोग हाजिर रहिए। 5 सितंबर को कार्यक्रम इस बार होगा, क्योंकि कार्यक्रम भाई आप देख ही रहे हैं कि 21 को आपातकाल है, इसीलिए कार्यक्रम रोका गया, नहीं तो 15 को ही करा देते। तो आपका 5 सितंबर को भाई मौका दिया जाएगा बोलने का और गाना गाने का भी। आइए देखा जाए आपका तीसरा दृष्टांत, आईपीसी की धारा 325, यानी कि वही आपका है कि 325 जो उधर की धाराएं हैं, उपहति। तो अगर प्रकोपन में आकर उपहत या घोर उपहत किया है तो दंड की मात्रा थोड़ा कम हो जाएगी। तो हम प्रकोपित हो गए और तब इनको हाथ पैर तोड़ दिए, इस बात को साबित करने का भार अभियुक्त पर होगा कि अभियोजन पर? अभियुक्त पर। तो अब क्या बताना है आगे देखिए। 106 हो ही गई, अब 107 से आइए। 107 से जो देखिए भाई, अब आपका 5-5 4-4 मिनट की धाराएं हैं, लेकिन क्वेश्चन खूब बनता है। 107 में उत्तरजीविता की उपधारणा, जीवित होने की उपधारणा। 108 में मृत्यु की उपधारणा या सिविल डेथ की उपधारणा। तो क्वेश्चन बनता है जीवित होने की उपधारणा की धारा में 107, मृत्यु की उपधारणा 108 में। अब पहले उपधारणा का यहाँ बंटवारा किया जाता है। 107, 108, 109, 110, 111, 111 ए, आपका इसके बाद 113 बी और 114 ए। ये जो प्रिजम्पशन है ये सेल प्रिज्यूम वाला है, विधि की खंडनी उपधारणा। सेल प्रिज्यूम का मतलब हमने क्या बता रखा है? विधि की कैसी? खंडनी। कभी काल ये पूछ लिया जा रहा है 107 क्या है? विधि की खंडनी उपधारणा, विधि की अखंडनी उपधारणा, तथ्य की उपधारणा, इनमें से कोई नहीं। तो सेल प्रिज्यूम रहेगा तो वह विधि की उपधारणा है, लेकिन सदैव क्या है? खंडनी। अगर मे प्रिज्यूम रहेगा तो तथ्य की उपधारणा, सदैव खंडनी। तो मे प्रिज्यूम वाला छांट लिया जाए पहले। आपका
114 और 113 ए, दो धाराएं हैं। कौन कौन? 113 ए और 114, ये तथ्य की उपधारणा है, दो धाराएं। इन धाराओं में प्रिज्यूम लिखा है, बिहार में पूछा गया था, 113 है। इसके बाद आपका कंक्लूसिव प्रूफ आता है, निश्चायक सबूत, विधि की अखंडनीय उपधारणा, जिसको काटा नहीं जा सकता। पिछली बार जे में आया भी था। इस चैप्टर में आपका अध्याय में दो धाराएं हैं, 112 और 113। तो फिर एक बार बंटवारा कर लीजिए। तथ्य की उपधारणा आपका 113 ए, 114। विधि की अखंडनीय उपधारणा अर्थात निश्चायक सबूत 112 और 113। और विधि की खंडनीय उपधारणा यानी कि सेल्फ प्रिज्यूम उपधारणा करेगा। ये जितनी धाराएं बची इसके बाद ये क्या है, ऐसा भी क्वेश्चन बन रहा है, थोड़ा सतर्क रहना है। अब 107 में कितने साल पहले सुना गया था कि जीवित हैं? 30 साल, तो आज भी जीवित माना जाएगा 30 साल पहले। 108 में कितने साल पहले नहीं सुना गया है? 7 साल, तो आज भी माना जाएगा, आज माना जाएगा कि वह क्या हो गया, मर गया है। मोहम्मद शरीफ बनाम बंदे अली का केस आता है, 107 108 पर है। मृत्यु की उपधारणा की जाएगी कि मृत्यु के समय और तिथि और स्थान की, तो किसकी केवल? तो समय स्थान और तिथि को अलग से क्या करना पड़ेगा, साबित। तो ये चाहता है, फिर आइए 103 थोड़ा देखिए, फिर बैक होइए। ये चाहता है कि न्यायालय विश्वास करे कि बी 3 तारीख को दिन में 10 बजे मरा था, 2020 में मरा था। ये अनुमान नहीं लगाएगा न्यायालय। इस बात को सबूत का भार किस पर होगा, ए पर, क्योंकि ये चाहता है कि न्यायालय इस बात में क्या करे, विश्वास करे। इसके बाद जो आपका पूछा जाता है, वह आपका जो पूछा जाता है कि आपका मोहम्मद शरीफ बनाम बंदे अली, दोनों ये जो उपधारणा है ये सेल्फ प्रिज्यूम है। न्यायालय उपधारणा करेगा, लेकिन इस उपधारणा का क्या किया जा सकता है, खंडन, कंट्राडिक्शन किया जा सकता है। 109 आ जाइए। 109 आपका कॉन्टिन्यूटी के सिद्धांत पर आधारित है, अनवरतता के सिद्धांत पर आधारित है। एक बार जब एक रिलेशन साबित कर दिया गया, पूछा गया है, तो न्यायालय ये अनुमान लगाएगा कि व्यक्ति आज भी उसी रिलेशन में क्या है, बना हुआ है। जब तक कि अगर कोई व्यक्ति कहता है कि ये रिलेशन टूट गया, तो सबूत का भार किस पर होगा, उसी व्यक्ति पर। कितने रिलेशन बताए गए हैं, केवल 3। तीनों याद रखिए, भागीदार, दूसरा क्या है, भूस्वामी और अभिधारी। भूस्वामी का मतलब जमीन का मालिक, और अभिधारी मतलब किराएदार। किराएदार भाई टेनेंट कहा जाता है। और तीसरा मालिक और अभिकर्ता, यानी कि आपका प्रिंसिपल और एजेंट। तो 3 केवल आपका। फिर देखिए, अगर एक बार यह तथ्य साबित हो जाता है कि ये व्यक्ति आपस में भागीदार थे, या भूस्वामी और किराएदार थे, या मकान मालिक और किराएदार थे, या एक ये व्यक्ति आपस में इनका रिलेशन मालिक और अभिकर्ता का था, तो न्यायालय ये उपधारणा करेगा, बाध्य है, कि ये लोग आज भी इस रिलेशन में क्या हैं, बने हैं। अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि ये साबित करे कि रिलेशन टूट गया, तो सबूत का भार किस पर होगा, उसी पर। तो आपका ये एक बार आपका ये बना है, संबंध पर दिया है कि एक संबंध जब साबित हो गया तो कंटिन्यू माना जाता है कि आज भी हैं, ये 109। इसके बाद 110 आ जाइए। 110 जो धारा है ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये पिछली बार जे एपीओ दोनों में बनी थी कि कब्जा स्वामित्व का प्रथम दृष्टया साक्ष्य होता है, ये की धारा में, 110 में। कभी काल पूरा घुमाकर 10 लाइन बना देगा
ये कब्जा रखता था, स्वामी कोई नहीं था, तो कब्जे के आधार पर ये क्या पा जाएगा स्वामी, ये एविडेंस की 21 धारा से जुड़ा हुआ है। 110 कब्जा के माध्यम से क्या पाया जा सकता है, स्वामित्व पाया जा सकता है, यानी कि आपका कब्जा स्वामित्व का प्राइमा फेसाई क्या होता है, साच। कब्जा स्वामित्व की उत्पन्न करता है अगर रेशनलियस वस्तु, अगर कोई किसी वस्तु पर कोई कब्जाधारी नहीं है, तो जो व्यक्ति उस वस्तु को सबसे पहले पाता है वह रेशनलियस वस्तु गुड फाइंडर के आधार पर, पड़ा माल पाने के आधार पर वह उसका क्या बन जाएगा, स्वामी। लेकिन कब, जब कोई स्वामी न हो या न मिल सके। जैसे कि उदाहरण के रूप में ये एक व्यक्ति है, सड़क पर जा रहा है, वह एक नोट पाता है, उठा लेता है, कोई अपराध नहीं किया, लेकिन उसका कर्तव्य है कि मालिक को क्या करे, खोजे। मालिक नहीं मिलता है तो सरकार को वापस करे कि अपना यूज करे। लेकिन पहला कर्तव्य है कि वह मालिक को क्या करे, उचित समय तक और साधन से खोजे। अब इसी में एक क्वेश्चन बन जाता है, लोग परेशान है, जबकि मैं बार बार बता रहा हूँ। ये 100 रुपये का नोट पाया और अपने लिए उठा लिया। अपने लिए मतलब उठाते समय इरादा क्या था, बेईमानी का, कि हम पकौड़ा खा लेंगे तो जलेबी खा लेंगे तो चाय पी लेंगे, मित्रों को भले न पिलाएंगे। तो ये आपका अपराध हुआ। कौन सा अपराध, चोरी हुआ कि आपराधिक दुर्विनियोग, आपराधिक दुर्विनियोग, चोरी नहीं। हाँ, अगर अपने लिए उठाता है, सतर्क रहिएगा, जैसे ही शब्द अपने लिए दे दे तो आपराधिक दुर्विनियोग मार दीजिएगा, और केवल उठा लेता है तो कोई अपराध नहीं। यही शब्द एक एक लाइन, एक एक आपका जो शब्द है उसी से अर्थ बदल जाएगा, अपराध भी बदलेगा। तो कल और थोड़ा स्पीड बढ़ाया जाएगा। आपका कल क्लास चलेगा, अभी पुलिस एक्ट ही चलेगा कल पहले पीरियड में, और सेकंड में एविडेंस।